सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे की करंट अफेयर्स के क्विज पर। आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना। और इसके अलावा जो भी आपका स्कोर हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और स्कोर को आपको चेक कैसे करना है, जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सबसे पहले आपको उसका आंसर लगाना है, या जो भी आपको स्टेटमेंट्स दिख रही हैं वो आपको सही करनी है, ठीक है। और जब ये सारी स्टेटमेंट आप सही कर दोगे, मतलब या फिर जो भी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद उसका आंसर देखना है। और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको एक मतलब देखने हैं। फिर आपको जितने भी मार्क्स हो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको आपका स्कोर चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। और जिसने भी अभी तक फिर भी मतलब इतना बोलने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। और जो पहली बार आए हैं वो पूरे वीडियो देखो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें निपा वायरस इन्फेक्शन के बारे में बताना है। किसके बारे में? निपा वायरस इन्फेक्शन के बारे में। इसमें भी वही है, निपा वायरस संक्रमण के बारे में बताना है। सबसे पहले ये एक जूनोटिक डिजीज है जो प्राइमरी ट्रांसमिट होती है ह्यूमंस में थ्रू इन्फेक्टेड एनिमल्स, पर्टिकुलरली बैट्स से, ठीक है। ऐसे ही इसमें बोल रहे हैं निपा एक जूनोटिक रोग है जो मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों, विशेषकर चमगादड़ों के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, आप सभी को पता होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये एक जूनोटिक डिजीज है जो मेनली ह्यूमंस में, मेनली एनिमल्स से फैलती है, पर्टिकुलरली बैट्स से फैलती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। और ये पर्सन टू पर्सन भी फैल सकती है क्लोज कॉन्टैक्ट से, ठीक है। पर्सन टू पर्सन भी फैल सकती है, एनिमल टू पर्सन, पीपल तो फैलती है, पर्सन टू पर्सन भी फैल सकती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी, वायरस डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड। बोल रहे हैं कि जो ये निपा वायरस वाली जो डिजीज है ये ट्रांसमिट नहीं होती है फूड, कंटामिनेटेड फूड के कंजप्शन से। यह वायरस दूषित भोजन के सेवन से नहीं फैलता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखी है, क्योंकि ये कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड से फैलता है। जब भी आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हो इन्फेक्टेड एनिमल से या फिर किसी कंटामिनेटेड फूड का कंजप्शन कर लेते हो तो उससे भी ये फैलता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखी है कि ये दूषित भोजन के सेवन से नहीं फैलता। नहीं फैलता है भाई, ये दूषित भोजन के सेवन से फैलता है निपा वायरस संक्रमण, ठीक है। थर्ड है, इट इज़ नॉट वेरी लीथल विद मोर्टेलिटी रेट बीइंग लेस देन 5%। तो ये डेली न्यूज़ में आया था, ठीक है। जब ये अभी बीमारी फैली तो ये हाईली लीथल है, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है ना वो 40 से 75% है। कितनी है? 40 से 75% है। इसमें मृत्यु दर कितनी है? 40 से 75% है, 75% है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखी है कि ये घातक नहीं है। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा घातक है, ठीक है। 40 से 75% केसेस में मतलब मृत्यु हो जाती है इसमें, ठीक है। तो आपको पता चल गई होगी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट कितनी है? केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको आंसर दिख रहा होगा, केवल एक स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ठीक है। इसमें भी हमसे पूछ रखा है सही कौन सी है, तो केवल एक स्टेटमेंट हमारी इसमें क्या है? करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे किसके बारे में होगी? निपा वायरस के बारे में। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रखा है, हरामी नाला एक 22 किलोमीटर टाइडल चैनल है जो एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है किस किस के बीच में। वही ये हरामी नाला किस किस के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस के बीच में? ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। किसके बीच में है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। कहाँ पे? गुजरात एरिया में। कहाँ पे है? गुजरात एरिया में। आपने ये वाला एरिया देखा होगा ना, ऐसे करके देखा होगा ना ये वाला, तो यहाँ पे जो एरिया ना यहाँ पे है ये हरामी नाला, ठीक है। 22 किलोमीटर टाइडल चैनल है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो ये हरामी नाला कहाँ पे? मैंने पोजीशन भी दिखा दी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बताना है। देखो सारे स्टेटमेंट्स के आप आंसर लगा लो, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बताना है, ठीक है। इसमें भी वही है, सेम हिंदी में नहीं दिया उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले है, ये जो है एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसमें फोकस किया जाएगा और मतलब डेवलप की जाएंगी सस्टेनेबली फिशरी सेक्टर को। तो आपको स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के केंद्रित और सतत विकास के लिए एक प्रमुख योजना है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहे हैं, इट इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स और यूटीज एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत स्कीम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये सभी स्टेट्स और यूटी में इसको अप्लाई किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर
भारत स्कीम, बिल्कुल। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। थर्ड बोल रहे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट को बियर करेगी और जो स्टेट्स हैं वो जो भी सब कंपोनेंट्स होंगे स्कीम के उनके कॉस्ट को शेयर करेगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। प्रोजेक्ट कॉस्ट को कौन शेयर करेगा? सेंटर। और जो सब कंपोनेंट होंगे स्कीम के उसके कॉस्ट को कौन शेयर करेगा? स्टेट्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये क्या है? केंद्र सरकार परियोजना लागत वहन करती है, बिल्कुल भाई, ये लागत वहन करती है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश योजना के उप घटकों की लागत साझा करते हैं, बिल्कुल। फोर्थ बोल रहे हैं ऑर्नामेंटल फिश कल्टीवेशन इज केप्ट आउट ऑफ फोकस अंडर दिस स्कीम। ये बोल रहे हैं इसके तहत सजावटी मछली की खेती को फोकस से बाहर रखा गया, नहीं, उसको भी फोकस के अंदर रखा गया है। तो आप ये स्टेटमेंट है ना शायद अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आपको लग रहा होगा ऑर्नामेंटल फिश कल्टीवेशन को इसके अंदर रखा गया है, आप इतना पढ़ोगे, ये आउट ऑफ नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर आपने ये गलती की है तो भाई ध्यान रखो वर्ड्स क्या लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखी है कि ऑर्नामेंटल फिश कल्टीवेशन को इससे बाहर रखा गया, बिल्कुल भी नहीं, इसके अंडर ही रखा गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो हरामी बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये है। तो और ये स्कीम आई कब है? आपको पता होगा, ये 2021 में लॉन्च की गई थी और 2024-25 तक की ये स्कीम है। ठीक है, 5 साल तक की ये स्कीम है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्यों? क्योंकि पहले 3 स्टेटमेंट करेक्ट है और एक स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। आंसर देख लेते हैं, हमें क्या बतानी है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कौन से कथन सही है? सही तो 3 है और 1 गलत है। ठीक है, तो 3 सही है और हमारे 1 गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? सी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? कुछ स्टेटमेंट्स हमें बतानी है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो ग्रेजुएट और टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसके बारे में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि ये भी इलेक्शन में मतलब टेक पार्ट लेते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो होते हैं टीचर और ग्रेजुएट भी। तो राज्य विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में आपको कुछ बताना है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब दैट क्लोज टू 1/12 ऑफ द MLCs इन स्टेट्स आर टू बी इलेक्टेड बाय इलेक्टोरेट कंसिस्टिंग सोनली ऑफ ग्रेजुएट एंड अनदर 1/12 बाय इलेक्टोरेट कंसिस्टिंग ऑफ टीचर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान ये निर्धारित करता है कि राज्य में MLC का लगभग 1/12 जो भाग है वो स्नातकों वाले निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाएगा और 1/12 जो पार्ट है वो शिक्षकों वाले निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है ये हमें। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। दूसरी चीज़ हमारी क्या है? ओनली दोज हु हैव ग्रेजुएट्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। बोल रहे हैं जो 1 साल के भी ग्रेजुएट होंगे वो क्वालिफाई होंगे वोटर रोल में आने के। तो आप सभी को पता होगा जो 3 साल के ग्रेजुएशन जिसने कोर्स किया होगा वही शामिल होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या दे रखी है? रॉन्ग दे रखी है। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें गलत दे रखी है कि 1 वर्ष तक के मतलब जो हैं उनको मतलब उनका नाम उसमें होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जिन्होंने 3 साल का वो कर रखा होगा उनका नाम होगा। ठीक है, और ऐसे ही टीचिंग एक्सपीरियंस में भी है, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस कम से कम आपके पास होना चाहिए, तब आपको मतलब टीचर्स को उसके अंदर डाला जाएगा, मतलब इलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो टीचर्स को भी 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। थर्ड बोल देख लेते हैं। सच MLC कैन इंट्रोड्यूस ऑर्डिनरी बिल्स रिलेटेड टू टैक्सेशन स्पेंडिंग इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप सभी को पता है जो MLC है ना वो जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं उनको तो इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन जो टैक्सेशन स्पेंडिंग से रिलेटेड बिल है वो मतलब ये इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसको केवल असेंबली इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो ऑर्डिनरी बिल्स को तो ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन टैक्सेशन या स्पेंडिंग से रिलेटेड बिल्स को ये इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको केवल असेंबली जो होती है वही कर सकती है। असेंबली को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? विधानसभा या विधान परिषद जो भी है वो दूसरे वाली कर सकती है। ठीक है, तो MLC साधारण विधेयक को तो कर सकती है, लेकिन कराधान या खर्च से संबंधित विधेयक को पास नहीं कर सकती है, पेश नहीं कर सकती है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इसके बारे में तो हम देख लेते हैं भाई आंसर। हमें बताना क्या? करेक्ट ही बताने हैं। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। तो केवल शायद मेरे ख्याल से एक ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है ना, तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए। ठीक है, एक स्टेटमेंट हमारी सही है। देखो ये ऊपर हमारी एक स्टेटमेंट सही थी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? म्यून्स के बारे में बताना है। किसके बारे में? म्यून्स के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो स्पेस से रेन होते हैं, ये अंतरिक्ष से बरसने वाले उप परमाणविक कण है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। दूसरे बोल रहे हैं ये हाईली अनस्टेबल हैं,
ये दूसरे क्या बोल रहे हैं, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं और केवल फ्यू माइक्रो सेकेंड्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है, कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। कितने माइक्रो सेकेंड्स के लिए? ओनली 2.2 माइक्रो सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये अत्यधिक एसिथर होते हैं और केवल कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए ही मौजूद होते हैं। कितने माइक्रो सेकेंड? 2.2 माइक्रो सेकेंड। दे आर क्रिएटेड व्हेन द पार्टिकल्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर कोलाइड विद कॉस्मिक रेज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये तब क्रिएट होते हैं जब अर्थ का एटमॉस्फेयर कोलाइड करता है कॉस्मिक रेज के साथ। बिल्कुल, इनका निर्माण तब होता है जब पृथ्वी के वायुमंडल में कण जो है वो ब्रह्मांडीय किरणों से टकराते हैं। बिल्कुल। फोर्थ है, दे कैन ट्रेवल थ्रू हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स ऑफ रॉक और अदर मैटर बिफोर गेटिंग डिकेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल, ये टूटने से पहले हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स ऑफ रॉक में ट्रैवल कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चारों ही स्टेटमेंट हमारी किसके बारे में? म्यून्स के बारे में करेक्ट है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बतानी है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो आपको आंसर दिख रहा होगा, सारी ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी। देखो भाई, आपने ये तो पढ़ ही लिया होगा। अभी हमने पढ़ा था कि म्यून्स जो होते हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, और लगभग 1 मिनट में अर्थ की सरफेस पे 1 स्क्वायर जो मीटर जगह है वहाँ पे अप्रोक्स 10,000 म्यून्स पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये म्यून्स किसकी तरह होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की तरह होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन से मैसिव होते हैं। इनका मास इलेक्ट्रॉन से 207 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए इनको और किस नाम से जाना जाता है? इसीलिए म्यून्स को फैट इलेक्ट्रॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जो रॉकी मास है या अदर मैटर है उससे पास हो जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लेकिन कुछ ही सेंटीमीटर पास हो जाते हैं। म्यून्स ज़्यादा मतलब जो डेंस मास होता है उससे पास हो जाते हैं। ठीक है, ये अनस्टेबिलिटी की बात तो मैंने बता दी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन से इसका कंपैरिजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन कम पेनिट्रेट कर पाते हैं, ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है गाइस, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें पूछ रखा है किसके बारे में? 1 सेकेंड। हमें पूछ रखा है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में कि फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू बी इम्प्लीमेंटेड, अगर हमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है, अगर एक साथ चुनाव लागू करना है हमें संविधान के अकॉर्डिंग, तो क्या हमें किन आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज लाना पड़ेगा, वो बोल रहे हैं। तो सबसे पहली बात है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले अगर हमें एक साथ इलेक्शन करवाने तो ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में तो भाई चेंज लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो और ये ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 83 में। ठीक है, तो संसदों के सदनों की अवधि में चेंज लाना पड़ेगा, बिल्कुल भाई लाना पड़ेगा। आर्टिकल 83 में ये दे रखा है। ठीक है, सेकंड बोल रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय प्रेसिडेंट। तो इसमें भी हमें चेंज लाना पड़ेगा। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ये आर्टिकल 85 में आता है। ठीक है, ये भी आर्टिकल 85 में आता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट रूल के अकॉर्डिंग भी आर्टिकल 356 में भी चेंज लाना पड़ेगा, बिल्कुल इसमें भी चेंज लाना पड़ेगा। और इसके अलावा और किस में चेंज लाना पड़ेगा? ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में भी चेंज लाना पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में ये किस आर्टिकल में आता है? 172 में आता है। और स्टेट असेंबलीज वाला जो है वो जिसमें हमें डिसॉल्व करनी है स्टेट असेंबलीज, वो किस में आती है? 174 में। तो 172, 174, आर्टिकल 83, 85 और जैसे ये है ना ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा और डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ऐसे ही ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर 172 में आता है और डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर 174 में आता है। प्रेसिडेंट रूल हमारा 356 में आता है। तो इन सब मतलब में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये लगभग 5 अमेंडमेंट करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान रखना। ठीक है, 3 तो ये दे दिए, 2 मैंने ये और बता दिए। ठीक है, तो ये 5 अमेंडमेंट करने पड़ेंगे लगभग अगर हमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो 3 तो ये हो गए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, सब में चेंज करना पड़ेगा। और वैसे 5 होते तो 5 में होता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका? सी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो शायद आपने पढ़ भी रखा है भाई बहुत अच्छे से। एस्टीमेट्स कमेटी के बारे में आपसे पूछा है। एस्टीमेट्स कमेटी देख लेते हैं, प्राक्कलन समिति के बारे में है। सबसे पहले है इट सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। बोल रहे हैं ये अल्टरनेटिव पॉलिसीज को सजेस्ट करते हैं ताकि एफिशिएंसी लाई जा सके एडमिनिस्ट्रेशन में। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, ये अल्टरनेटिव पॉलिसीज को सजेस्ट करते हैं। ये प्रशासन में दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों को सुझाव देते हैं, बिल्कुल देते हैं। सेकंड, ये एस्टिमेट करते हैं बजट को बिफोर इट इज वोटेड बाय द पार्लियामेंट। ये इसकी एक कमी भी है, याद रखना, ये इसकी एक कमी है कि ये बजट को तो एस्टिमेट करते हैं लेकिन बाद में मतलब एस्टिमेट करते हैं जब वो
वोट हो जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, पहले नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसकी कमी है एस्टिमेट्स कमेटी की। तो ये एस्टिमेट तो करते हैं बजट को, लेकिन ये बाद में करते हैं, पहले नहीं करते। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, कि ये संसद द्वारा मतदान से पहले नहीं बाद में बजट का अनुमान लगाते, बाद में, ठीक है। इट कैन नॉट क्वेश्चन दी पॉलिसी लेड डाउन बाई पार्लियामेंट, बोल रहे हैं ये क्वेश्चन, ये पॉलिसीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो ये है ये क्वेश्चन पॉलिसीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी सही दे रखी है कि भाई ये पॉलिसीज को जो है वो क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। ये भी इनकी कमी है, ये पॉलिसीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते, केवल रिकमेंडेशन दे सकते हैं। इनकी जो रिकमेंडेशन होंगी वो एडवाइजरी होंगी, बजट एस्टिमेट्स को एग्जामिन कर सकते हैं जब वो वोट हो जाए पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो यही है कि ये भी इसमें एक कमी है। तो ये स्टेटमेंट दे तो वैसे सही रखी है, तो हमें बताना है इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, करेक्ट स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो केवल 2 सही है हमारी इसमें, ठीक है, केवल 2 हमारी इसमें सही है और हमारी इसमें क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये होगी हमारी एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में। आ जाते हैं अपने किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था लॉर्ड मैकॉले के चेयरमैनशिप के अंडर। तो हमें बताना है, उन्होंने रिकमेंड किया था कि कोडिफिकेशन होना चाहिए आईपीसी का, सीआरपीसी का। तो वो कब आया था, मतलब फर्स्ट लॉ कमीशन कब बैठा था वो बताना है। तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग बैठा था, तो आपको पता होना चाहिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी गलत होगा तो फिर आप क्या ही करोगे। चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग बैठा था, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग बैठा था हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन, आपको पता होना चाहिए। सेकंड लॉ कमीशन, थर्ड लॉ कमीशन, फोर्थ लॉ कमीशन फिर कब बैठे, 33 में बैठा। उसके बाद सेकंड लॉ कमीशन फिर 1853 में बैठा, थर्ड लॉ कमीशन 61 में बैठा और फोर्थ लॉ कमीशन 79 में बैठा। तो ये ऐसे बैठे, अगर सेकंड की बात आ जाए, थर्ड की बात आ जाए, फोर्थ की बात आ जाए, ये तब बैठे हैं, ठीक है। तो यही था। और इसके अलावा बात करें, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला लॉ कमीशन कब बैठा, याद रखना, इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया का पहला लॉ कमीशन कब बैठा, 55 में, 1955 में। कब बैठा, 1955 में इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला लॉ कमीशन बैठा। किसके अंडर, अटॉर्नी जनरल थे हमारे MC स्टेलवार्ड, नाम भी सुना होगा, कौन थे, MC स्टेलवार्ड के अंडर हमारा पहला लॉ कमीशन बैठा, ठीक है। तो याद रखना, तो प्रथम विधि आयोग जो है हमारा 1833 में बैठा था। अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, तो 1955 में बैठा था MC स्टेलवार्ड के अंडर, ये उसके चेयरमैन थे, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मेरे ख्याल से सारे सही होंगे आपके, है ना, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सीखने को तो मिल रहा है ना आपको। क्यू वारंटो के बारे में बताना है। रिट जो क्यू वारंटो है वो किसको एड्रेस करने के लिए इशू की जाती है, क्यू वारंटो का रिट किसके लिए किया जाता है, देखो इन सब में किसके लिए इशू किया जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर लोअर कोर्ट ने कोई अपनी मतलब जो जुरिडिक्शन है उसको अपसब किया है, इलीगल अपसब किया, तो वो किसके अंडर आता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, वो किसके अंडर आता है, प्रोहिबिशन के अंडर आती है ये चीज़ किसके अंडर आती है, आपने रिट्स तो पढ़ी होगी ना, प्रोहिबिशन के अंडर आती है। अगर कोई अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है प्रॉपरली, अगर कोई अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो ये किसके लिए होता है, आप सभी को पता है, ये मैंडेमस में होता है। अगर अपनी ड्यूटी कोई प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो वी कमांड, हम कमांड करते हैं अपनी ड्यूटी अच्छे से करो। इफ समवन हैज डिटेन्ड इलीगली, अगर इलीगली डिटेंशन के लिए हिबस कॉर्पस इशू होता है। फिर है इफ अ लेजिस्लेटर होल्ड सच ऑफिस विच मेक्स हिम, तो बच कौन सा गया, ये 3 तो अलग हो गई। तो क्यू वारंटो ये होता है, अगर कोई लेजिस्लेटर ऐसा ऑफिस होल्ड करता है जिसके लिए वो इनएलिजिबल है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्यू वारंटो। क्यू वारंटो बाई व्हाट ऑथोरिटी और बाई व्हाट वारंट, ये तब इशू किया जाता है जब आपको इंक्वायरी करनी है किसी पर्सन की पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की लीगैलिटी पे, कि आपका जो पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है ये लीगल है कि इलीगल है, ठीक है। तो ये इलीगल जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है कोई पर्सन, उसके लिए मेनली इशू किया जाता है। और केवल ये पब्लिक ऑफिस के लिए ही, मतलब जो भी पब्लिक ऑफिस परमानेंट नेचर का होगा उसी के लिए मतलब ये रिट इशू की जाती है, ठीक है। प्राइवेट्स के लिए ये रिट इशू नहीं की जाती है, फिर किसी मिनिस्ट्रियल ऑफिस के लिए ये रिट इशू नहीं की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसको कोई भी इशू कर सकता है, याद रखना, कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन इसको इशू कर सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल एग्रीड पर्सन इसको इशू करेगा, कोई भी पर्सन इसको इशू कर सकता है, ध्यान रखना इसको। तो ये है हमारे क्यू वारंटो रिट के बारे में, और इसमें भी तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4th, ठीक है। तो क्यू वारंटो में कोई भी विधायक ऐसे पद पर जो सांसद बनने के लिए अयोग्य बनाता है, तो और सारी भाई हिंदी में देख लेना, ठीक है, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, हिबस कॉर्पस, ये सारी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आंसर क्या हो गया, C, D। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में कुछ बताना है।
सबसे पहले अगर एक बिल पास करती है स्टेट लेजिस्लेचर और उससे स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन इंडेंजर होती है तो गवर्नर को मस्ट है कि वो बिल को रिजर्व करे प्रेसिडेंट के लिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है तो राज्यपाल को विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना ही होगा। ये उसके लिए मैंडेटरी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है, मैंडेटरी है उसके लिए ये। सेकंड बोल रहे हैं, अगर कोई बिल गवर्नर सेंड करता है रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को और वो बिना अमेंडमेंट के उसको पास कर देती है, मतलब जो लेजिस्लेचर है, तो गवर्नर जो है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो अपना असेंट दे। यदि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए भेजा गया कोई विधेयक बिना किसी संशोधन के दोबारा पारित हो जाता है तो राज्यपाल पर विधेयक पर अपनी सहमति देने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। नहीं, अगर गवर्नर किसी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज देता है और वो बिना मतलब रिकंसिडरेशन के लिए भेज देता है और वो बिल वापस बिना अमेंडमेंट के वापस आ जाता है तो याद रखना गवर्नर को अपना असेंट देना ही पड़ेगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। नहीं, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि उसको अपना क्या देना पड़ेगा, अपनी सहमति देनी पड़ेगी उस पर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। तो हमें बतानी है इनकरेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, कौन सा कथन गलत है। तो आपको दिख रहा है गलत कथन, तो कौन सा है, दूसरे वाला कथन गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। दूसरे वाला हमारा कथन जो है वो गलत है। किसके बारे में, गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर के बारे में, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में, ठीक है। तो इसी नोट पे आज के हमारे जो टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं वो जाते हैं कंप्लीट। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर से जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कितने मार्क्स आए हैं आपके, ठीक है। जो डेली आप नहीं करते हो ना, आप केवल सुनते हो, नहीं सुनो मत भाई, क्वेश्चन करो और उसके आंसर लिखो ताकि अकाउंटेबिलिटी आपकी बनी रहे खुद की नज़रों में, मेरी नज़रों में नहीं, खुद की नज़रों में कि अच्छा आज मेरे इतने आए, आज मेरे इतने आए, आज इतने आए। अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो भाई, उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। तो चलिए इसी नोट पे आज का हम लेक्चर खत्म करते हैं। डेली बेसिस पे जुड़े रहिए, हफ्ते में एक दिन, भाई मैं भी छुट्टी लेती हूँ तो उस पर जज मत करना कि भाई कभी लेक्चर आता नहीं, हफ्ते में एक दिन लेक्चर नहीं आता, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।